क्लास 10th का साइंस जो हमारा पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर को आज हम नोट्स के साथ कंप्लीट करेंगे। इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ता है कि भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं और रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं। तो देखें भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं। डेफिनेशन में क्या कह रहा, वह परिवर्तन जिसमें पुराने पदार्थ से कोई नया पदार्थ नहीं बनता, ऐसे परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। क्या कि पुराने पदार्थ से कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा, उसे हम क्या कहेंगे, भौतिक परिवर्तन कहेंगे। जैसे देखें हमारे पास एक कागज़ का टुकड़ा है, ठीक है, कागज़ का टुकड़ा है, इसे क्या कर लें, कट कर लें, तो इसमें परिवर्तन लाए हैं ना कट करके, लेकिन अभी भी ये क्या है, कागज़ ही है, कोई नया पदार्थ नहीं बना। तो इस तरह के परिवर्तन को हम क्या कहेंगे, भौतिक परिवर्तन कहेंगे। ठीक है ना, कि क्या कहेंगे, भौतिक परिवर्तन। कह सकते हैं कि जो परिवर्तन केवल सरफेस से होता है उसे क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। पहला एग्जाम्पल क्या है हमारा, पेपर का काटना। पेपर का काटना क्या होता है, एक भौतिक परिवर्तन होता है। इसी तरह से बर्फ़ का गलना, जल का जमना, जल का वाष्पीकरण क्या कहलाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। कैसे, जैसे बर्फ़ यदि गलेगा तो भी उसका फार्मूला H2O रहेगा, जल यदि जमेगा तो भी उसका फार्मूला H2O रहेगा, जल का यदि वाष्पीकरण होगा तो भी उसका फार्मूला क्या रहेगा, H2O ही रहेगा। इस तरह से कह सकते हैं कि बर्फ़ का गलना, जल का जमना, जल का वाष्पीकरण क्या होता है, भौतिक परिवर्तन होता है। और भी कई सारी प्रक्रियाएं होती हैं जिसे हम भौतिक परिवर्तन कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात आती है कि रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं। तो देखें रासायनिक परिवर्तन किसे कहेंगे, वह परिवर्तन जिसमें पुराने पदार्थ से नए पदार्थ का निर्माण होता है उसे रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। जैसे देखें हमारे पास क्या है, एक कागज़ का टुकड़ा है, इसे जला दें, तो जलाएंगे तो नया क्या बनेगा, इससे बनेगा राख बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा और कुछ न कुछ ऊर्जा निकलेगी। यानी कि पुराना पदार्थ हमारे पास क्या था, कागज़ था, इसको जला दिए तो नया क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकला या बना, जो भी कह सकते हैं। उसके बाद कुछ न कुछ इसका राख बनेगा और कुछ न कुछ क्या होगी, ऊर्जा निकलेगी। तो कह सकते हैं कि इस प्रकार के जो परिवर्तन होते हैं उसे क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, जिसमें पुराने पदार्थ से क्या होता है, नए पदार्थ का निर्माण होता है। ठीक है, तो उदाहरण क्या उसका होता है, पेपर का, जैसे पेपर का जलना। पेपर का जलना क्या कहलाता है, एक रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। उसी तरह से जो हम शोषण करते हैं ये भी क्या कहलाता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। कैसे, जैसे हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और नया क्या निकालते हैं, ऑक्सीजन के बदले में कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। तो यहाँ पे पुराना पदार्थ क्या था, हमारा पुराना पदार्थ क्या था, ऑक्सीजन था, लेकिन बाहर क्या निकला, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकला। तो इस तरह से पुराने पदार्थ से नए पदार्थ का निर्माण हुआ, तो हम कह सकते हैं कि ये एक रासायनिक परिवर्तन है। इसी प्रकार से जंग का लगना भी क्या कहलाता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। किरण भी क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। इसी तरह से बहुत सारे प्रोसेस जो हैं हम कह सकते हैं कि ये रासायनिक परिवर्तन होते हैं। ठीक है, उसके बाद बात आती है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो देखें रासायनिक अभिक्रिया क्या कह रहा, वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। क्या कह रहा है कि एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर क्या करेंगे, नए पदार्थ का निर्माण करेंगे। उसके बाद क्या कह रहा है कि नए बने पदार्थ का भौतिक एवं रासायनिक गुण मूल पदार्थ से भिन्न होता है, इसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे कह रहा है कि एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर नए पदार्थ निर्माण करेंगी, तो जो नया पदार्थ हमारा निर्माण हुआ रहेगा ना, उसका भौतिक गुण और रासायनिक गुण अलग रहेगा, जिससे वो नया पदार्थ मिलकर बना रहेगा। जैसे क्या है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर बनाया है हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का भौतिक गुण और रासायनिक गुण अलग रहेगा। तुलना करेंगे तो मैग्नीशियम से और ऑक्सीजन से, मैग्नीशियम का भौतिक गुण अलग होगा, रासायनिक गुण अलग होगा। उसी तरह से ऑक्सीजन का भौतिक गुण अलग होगा, रासायनिक गुण अलग होगा। अब इन दोनों पदार्थ से मिलकर जो बना है नया पदार्थ हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है इसका भौतिक गुण रासायनिक गुण इन दोनों से अलग होगा। यही कह रहा है कि एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर क्या बनाएंगे, नए पदार्थ का निर्माण करेंगे, लेकिन जो नया पदार्थ रहेगा वो पुराने पदार्थ से उसका भौतिक गुण एवं रासायनिक गुण क्या रहेगा, अलग रहेगा। उसके बाद आती है बारी कि रासायनिक अभिक्रिया की हम पहचान कैसे करेंगे। तो देखें जैसे हम एक पेपर का टुकड़ा ले लें, इसे जला दें, इस पेपर के टुकड़े को जला दें, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा रासायनिक परिवर्तन होता है ना, रासायनिक परिवर्तन को ही क्या कहते हैं, हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो कह रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे करेंगे, तो इस पेपर को यदि हम जलाएं, इसके साथ कोई रासायनिक परिवर्तन करें, तो क्या होगा, इसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा।
इसके रंग में भी परिवर्तन हो जाएगा। इसके अवस्था में परिवर्तन तो होगा ही होगा, जैसे अभी ये कागज़ का टुकड़ा है, जब इसको जला देंगे तो ये क्या बन जाएगा, राख बन जाएगा, तो इसकी अवस्था में परिवर्तन हुआ। इस तरह से इसी तरह से इसके रंग में भी परिवर्तन हो जाएगा। अभी ये वाइट दिख रहा है, तो जब जल के ये ब्लैक ब्लैक दिखने लग जाएगा। ठीक है, तो दो बातें क्लियर हुई कि अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा और इसके रंग में भी परिवर्तन हो जाएगा। फिर इसके जलने के दौरान कुछ न कुछ गैस निकलेगा, क्या, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा, तो गैस का भी निष्कासन होगा। उसी तरह से इसके ताप में परिवर्तन होगा और अवशेष का निर्माण होगा, अवक्षेप का निर्माण होगा। अवक्षेप मतलब जो लास्ट में बच जाता है, जैसे राख। तो कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे करेंगे, यदि किसी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन आ जाए, रंग में परिवर्तन आ जाए, गैस का निकलना हो, ताप में परिवर्तन आ जाए या अवक्षेप का निर्माण हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। और उनकी पहचान कैसे कर सकते हैं, इन कंडीशन के आधार पर कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए हमने सीधे एक उदाहरण लिया है कि हमने मेथेन को क्या किया है, ऑक्सीजन के अधिक में जलाया है, तो क्या बना है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना है और वाटर बना है। तो इस प्रोसेस को इस अभिक्रिया को हम क्या कर सकते हैं, एक समीकरण के द्वारा लिख सकते हैं। जैसे ये हमारा एक समीकरण हो गया, इसी को हम क्या कहेंगे, रासायनिक समीकरण कहेंगे। जैसे यहाँ पे देखें, मेथेन को वायु के संपर्क में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड और H2O बनता है। इस अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के द्वारा निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। क्या कहते हैं, हम अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा लिख देते हैं, उसी को क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। उसके बाद बात आती है कि अभिकारक किसे कहते हैं। ठीक है, यह एक क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, और रासायनिक अभिक्रिया को हमने क्या किया, एक समीकरण के रूप में लिखा है। तो अब बात आती है कि अभिकारक किसे कहते हैं। तो अभिकारक किसे कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। ऐसा कह सकते हैं कि जिन पदार्थों के द्वारा रासायनिक अभिक्रिया होती है, जिन पदार्थों के द्वारा क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है, उसे हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। जैसे यहाँ पे क्या था, हमारे पास मेथेन था और ऑक्सीजन था, इन्हीं के द्वारा न मिलके क्या बना है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना है। तो इन पदार्थ को हम क्या कह सकते हैं, अभिकारक कह सकते हैं। उसके बाद बात आती है कि उत्पाद किसे कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया से नए बने पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। जैसे जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेंगे उसे क्या कहेंगे, अभिकारक कहेंगे। जैसे ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, इसे क्या कहेंगे, अभिकारक कहेंगे। तो अभिकारक जिसमें चेंज होगा, जैसे कह सकते हैं कि अभिकारक किस में चेंज हुआ, अब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में चेंज हुआ, तो इसे हम क्या कहेंगे, उत्पाद कहेंगे। और इस तरह से भी कह सकते हैं, जिनसे उत्पाद बनता है उसे क्या कहेंगे, अभिकारक। ठीक है, जिनसे उत्पाद बनता है उसे क्या कहेंगे, अभिकारक कहेंगे। और कह सकते हैं कि अभिकारक से उत्पाद बनते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं कि कंकाली समीकरण किसे कहते हैं। असंतुलित समीकरण को कंकाली समीकरण कहते हैं। जैसे हमने क्या किया, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया तो क्या बन गया, हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। अब इस समीकरण को हम कंकाली समीकरण कह रहे हैं। अब कंकाली समीकरण क्यों कह रहे हैं भाई, तो देखो, इधर एक मैग्नीशियम है, इधर भी एक मैग्नीशियम है। इधर तो मैग्नीशियम बराबर है, लेकिन इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 1 है। तो अब यहाँ पे ऑक्सीजन दोनों साइड बराबर नहीं है ना, तो दोनों साइड जब बराबर नहीं है तो यानी कि कह सकते हैं ये अनबैलेंस इक्वेशन है। उसी को क्या कहते हैं, हम कंकाली समीकरण कहेंगे। ठीक है, तो इसे यदि हम बैलेंस करा दें, दोनों साइड बराबर करा दें, तो क्या करेंगे, मैग्नीशियम इधर क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 मैग्नीशियम हो जाएगा और 2 ऑक्सीजन हो जाएगा। तो इधर ऑक्सीजन सबसे पहले से ही 2 है, तो क्या करेंगे, मैग्नीशियम के साइड 2 से गुणा करा देंगे तो इधर मैग्नीशियम भी 2 हो जाएगा। इस तरह से इसे हम बैलेंस इक्वेशन बना सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। क्या, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में सबसे पहला आता है संयोजन अभिक्रिया। तो देखें, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो संयोजन अभिक्रिया हम उसे कहते हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ, क्या, 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखें, वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ क्या, तत्व भी हो सकते हैं या यौगिक भी हो सकते हैं, संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे 2 या 2 से अधिक पदार्थ लेंगे, उनको मिलाएंगे तो क्या होगा, एक पदार्थ का निर्माण होगा, उसे हम क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे हमने लिया अमोनिया लिया और क्या लिया, हाइड्रोजन क्लोराइड लिया। जब इनको हमने आपस में मिक्स किया तो क्या बन गया, हमारा NH4 बन गया, जिसे क्या कहते हैं, अमोनियम क्लोराइड कहते हैं। तो कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने क्या किया था, दो पदार्थ लिया था, अमोनिया और HCl। तो इन दोनों को जब हमने मिलाया तो क्या बन गया, हमारा NH4Cl बन गया, यानी कि एक पदार्थ का निर्माण हुआ। तो इसे हम क्या कह सकते हैं,
संयोजन अपक्रिया कह सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से और भी एग्जाम्पल्स हैं। हमने क्या किया, कार्बन मोनोऑक्साइड लिया, इसका रिएक्शन किसके साथ कराया, क्लोरीन गैस के साथ कराया। ये G4 मतलब बता रहा है कि ये गैसियस स्टेट में थे। ठीक है, गैसीय अवस्था में थे। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का रिएक्शन हमने किसके साथ कराया, क्लोरीन के साथ कराया। तो क्या बना हमारा, कार्बोनिल क्लोराइड बना। कार्बोनिल क्लोराइड को क्या कहते हैं, फास्जिन गैस भी कहते हैं। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं कि दो अलग अलग पदार्थ मिलकर क्या कर रहे हैं, एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं। तो इस तरह से इसको भी हम कह सकते हैं कि ये भी एक क्या है, संयोजन अपक्रिया है। इसी तरह से कोयले का दहन भी, यहाँ पे कोयला है, कोयले को हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला रहे हैं तो क्या बन रहा है, एक कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। तो इससे भी हम क्या कह सकते हैं कि ये भी एक कोयले का जलना भी क्या होता है, एक संयोजन अपक्रिया होता है। ठीक है, संयोजन अपक्रिया मीन्स दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, संयोजन अपक्रिया कहेंगे। अब उसके बाद बात आती है कि वियोजन अपक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, वियोजन अपक्रिया किसे कहते हैं, तो संयोजन अपक्रिया का उल्टा होता है वियोजन अपक्रिया। उसे हम क्या कह रहे थे, संयोजन अपक्रिया कह रहे थे। लेकिन वियोजन अपक्रिया में क्या होगा कि एकल अभिकारक टूटकर, क्या एकल अभिकारक टूटेगा और दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करेगा। ये दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करेगा। तो देखें, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें एकल यौगिक बाह्य कारकों के प्रभाव से, ठीक है, क्या कह रहा है कि वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें एकल यौगिक बाह्य कारकों के प्रभाव द्वारा दो या दो से अधिक लघु यौगिकों में टूट जाता है, उसे वियोजन अपक्रिया कहते हैं। यह अपक्रिया 3 प्रकार की होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे कह रहा है कि वह अपक्रिया जिसमें एकल यौगिक बाह्य कारकों के द्वारा ना, जैसे ये हमारे पास मार्कर है, सॉरी ये पेन है हमारे पास, तो पेन अपने आप तो थोड़ी ना टूट जाएगा, इस पर कोई ना कोई बाह्य कारक लगाएंगे ना, या तो हम लगाएं बाहर से बल लगाएं तो ना ब्रेक होगा। इसी तरह से ये अपक्रिया क्या होंगी, 3 प्रकार से होंगी बाह्य कारकों के आधार पर। ठीक है, तो पहला क्या होता है हमारा ऊष्मीय वियोजन। ठीक है, ऊष्मीय वियोजन देखें क्या होता है कि वह अपक्रिया जिसमें यौगिक ऊष्मा के द्वारा दो या दो से अधिक सरल पदार्थ में टूट जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। ठीक है, वह अपक्रिया जिसमें क्या हो कि एकल अभिकारक क्या हो, दो या दो से ऊष्मा के द्वारा, क्या ऊष्मा के द्वारा एक या एक से अधिक पदार्थ में टूट जाए उसे क्या कहेंगे, हम ऊष्मीय वियोजन कहेंगे। जैसे हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है, क्या कैल्शियम कार्बोनेट है हमारे पास, इसको हीट करें, ठीक है, वियोजन अपक्रिया में है, वियोजन अपक्रिया का पहला प्रकार है ये हमारा ऊष्मीय वियोजन। तो हम इसको क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, तो किस में टूट जा रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड में टूट जा रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जा रहा है। तो इस तरह से कह सकते हैं ना इसे कि यह एक एकल अभिकारक है। इस पे हमने क्या दिया, ऊष्मा दिया, जो हमने बाह्य कारक कहा था, इसमें हमने ऊष्मा दिया, तो ये किस में टूट गया, कार्बन मोनोऑक्साइड में टूट गया, कह सकते हैं, सॉरी कैल्शियम ऑक्साइड में टूट गया और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया। तो इस तरह से कह सकते हैं कि यह एक वियोजन अपक्रिया है। इसी तरह से हमारे पास FeSO4 है, जब इसको हीट करेंगे तो किस में टूट जाता है, Fe2O3 में, सल्फर डाइऑक्साइड में और सल्फर ट्राइऑक्साइड में। तो इस तरह से एकल अभिकारक किस में टूटा, एक से एकल अभिकारक किस में टूटा है, अभी यहाँ पे एक से अधिक सरल पदार्थ में टूटा है। तो इसे भी हम क्या कह सकते हैं कि यह भी एक वियोजन अपक्रिया है। तो वियोजन अपक्रिया का अब दूसरा प्रकार देख लेते हैं। वियोजन अपक्रिया का दूसरा प्रकार क्या होता है हमारा, प्रकाशीय वियोजन। अब देखें प्रकाशीय वियोजन किसे कहते हैं, जब वियोजन सूर्य के, वियोजन मीन्स होता है टूटना, ठीक है, वियोजन मीन्स क्या होता है, टूटना। जब वियोजन सूर्य के प्रकाश द्वारा होता है तो उसे हम प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, AgCl है, जब इस पर प्रकाश डालेंगे तो किस में टूट जाएगा, Ag में टूट जाएगा और Cl में टूट जाएगा। तो इस तरह के वियोजन को क्या कहते हैं, हम प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। जो प्रकाश की उपस्थिति में टूटे उसे हम क्या कहेंगे, प्रकाशीय वियोजन कहेंगे। यह भी एक वियोजन अपक्रिया का प्रकार है। इसी प्रकार से तीसरा हमारा क्या आता है, विद्युत वियोजन। तो विद्युत वियोजन किसे कहेंगे, जो विद्युत के प्रभाव से टूटे उसे क्या कहेंगे, हम विद्युत वियोजन कहेंगे। ठीक है, देखें जैसे H2O है, जब इसमें जब इसका विद्युत वियोजन कराएंगे तो किस में टूट जाएगा, हाइड्रोजन में टूट जाएगा और ऑक्सीजन में टूट जाएगा। तो इसी को हम क्या कहेंगे, विद्युत वियोजन। इसी तरह से हमारे पास क्या है, KCl है, जब इसका विद्युत वियोजन कराएंगे तो पोटेशियम में टूट जाएगा और क्लोरीन में टूट जाएगा। तो इसे भी क्या कहेंगे, हम विद्युत वियोजन। तो हम कह सकते हैं कि वियोजन अपक्रिया कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की। पहला ऊष्मीय वियोजन, जो ऊष्मा के अभाव पे टूटे। तीसरा प्रकाशीय वियोजन, जो प्रकाश के अभाव में टूटे। तीसरा क्या होता है, विद्युत वियोजन, जो विद्युत के अभाव में टूट जाए उसे क्या कहेंगे, विद्युत वियोजन कहेंगे। वियोजन मीन्स होता है टूटना। ठीक है, उसके बाद बात आती है कि विस्थापन या प्रतिस्थापन अपक्रिया किसे कहते हैं। तो देखें विस्थापन अपक्रिया किसे कहते हैं।
ऐसी अपक्रिया वह अपक्रिया जिसमें क्या होता है कि अधिक क्रियाशील तत्व, वह अपक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के उसके विलयन से अलग कर देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, देखें यहाँ पे क्या कह रहा है, ऐसी अपक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से अलग कर देते हैं, विस्थापन अपक्रिया कहलाती है, विस्थापन अपक्रिया कहलाती है। तथा कम क्रियाशील तत्व का स्थान खुद ले लेते हैं। यह अपक्रिया दो प्रकार की होती है। कह रहा है कि जो तत्व अधिक क्रियाशील होंगे वो क्या करेंगे, कम क्रियाशील तत्व को हटा देंगे उसके जगह से और खुद जाके वहाँ पे बैठ जाएंगे। तो अब बात आती है कि कौन अधिक क्रियाशील होते हैं, तो ये होता है हमारा तत्वों का सक्रियता श्रेणी। यहाँ पे दिख नहीं रहा है, जैसे पोटेशियम से लेके जो सब यहाँ पे जो सबसे ऊपर है वो सबसे क्रियाशील है, उसके बाद जो इसके नीचे है पोटेशियम से कम क्रियाशील सोडियम है, सोडियम से कम क्रियाशील कापर है, कैल्शियम है, कैल्शियम से कम क्रियाशील मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम से कम क्रियाशील एल्युमिनियम। मतलब कह सकते हैं कि जो हमारा ऊपर के है ना वो क्या है, अधिक क्रियाशील है, और जो नीचे है वो क्या है, कम क्रियाशील है। तो ऊपर वाले कम क्रियाशील हैं तो नीचे वाले का कोई विलयन होगा तो नीचे वाले को क्या करेंगे, ऊपर वाले हटाकर उसके जगह पे खुद जाके बैठ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे नीचे हमारा आता है AU। अब देखें यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिया हमने। मतलब ये अपक्रिया कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। पहला होता है एकल विस्थापन। एकल विस्थापन मीन्स क्या होता है कि एक लोगों का स्थानांतरण होगा, मतलब कोई एक लोग इधर उधर हो जाएंगे। ठीक है, जैसे हमारे पास क्या है, आयरन है और कॉपर सल्फेट का एक हमारे पास विलयन है। तो क्या हुआ, रिएक्शन कंप्लीट हो के क्या दे दिया हमें, आयरन जैसे FeSO4 दे दिया और कॉपर हो गया है। तो अब क्या हुआ है कि ये जो Fe है ना ये कॉपर की जगह पे आके बैठ गया है। क्यों आके बैठ गया है, तो यहाँ पे हम देखेंगे Fe क्या है, यहाँ पर है, और कॉपर कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो ये ऊपर है, इस रिएक्टिविटी सीरीज में क्या है, आयरन ऊपर है। तो जो ऊपर होता है अपने नीचे वाले को क्या करता है, उसके स्थान से हटा के खुद जाके बैठ जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि आयरन क्या है, अधिक क्रियाशील है कॉपर से। तो क्या करेगा, आयरन कॉपर को विस्थापित कर देगा और इसके जगह पे क्या, ये आयरन इसको हटा देगा कॉपर को और इसके जगह पे जाके खुद बैठ जाएगा। तो जब आयरन कॉपर को हटाएगा तो क्या बन जाएगा, FeSO4 बन जाएगा और कॉपर क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ये S मतलब होता है कि ये ठोस अवस्था में है। ठीक है, इसी तरह से जिंक है और कॉपर सल्फेट का विलयन है, तो जिंक भी ऊपर होता है कॉपर से। यहाँ पे देखें जिंक यहाँ पर है और कॉपर कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो जिंक भी तो अधिक क्रियाशील है कॉपर से। तो जिंक भी क्या करेगा, कॉपर को हटा देगा इसके स्थान से और खुद जाके बैठ जाएगा। जब जिंक कॉपर को हटाएगा तो क्या बनेगा, जिंक सल्फेट बनेगा और कॉपर क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। इसी तरह से क्या है, लेड है, लेड भी तो कॉपर से अधिक क्रियाशील है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे लेड है और कॉपर यहाँ पर है। तो इस तरह से कह सकते हैं जो ऊपर होता है वो अधिक क्रियाशील होता है। तो अधिक क्रियाशील क्या करेंगे, कम क्रियाशील को हटा देंगे उसके स्थान से। तो जब लेड क्या करेगा, यहाँ पे जब लेड कॉपर को विस्थापित करेगा तो क्या बन जाएगा, लेड क्लोराइड बन जाएगा और क्या बन जाएगा, कॉपर बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारे एकल विस्थापन के उदाहरण। उसके बाद बात आती है कि द्विविस्थापन किसे कहते हैं। अब देखें द्विविस्थापन। तो द्विविस्थापन क्या होता है देख लेते हैं। ऐसी अपक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्विविस्थापन अपक्रिया कहलाती है। क्या, ऐसी अपक्रिया जिसमें क्या हो, आयनों का आदान प्रदान हो, उसे क्या कहेंगे हम, द्विविस्थापन अपक्रिया कहेंगे। जैसे कोई अपक्रिया है ABCD मिलके क्या बना रहे हैं, AD बना रहे हैं और CD बना रहे हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो D है, यहाँ पे जो D है वो किसके पास शिफ्ट हो जा रहा है, A के पास हो जा रहा है, और जो A के पास B है वो किसके पास शिफ्ट हो जा रहा है, C के पास शिफ्ट हो जा रहा है। तो इस तरह से ये आयन्स होते हैं। तो आयन का स्थानांतरण हुआ तो इस अपक्रिया को क्या कहेंगे हम, द्विविस्थापन अपक्रिया कहेंगे। देखें यहाँ पे Na2SO4 BaCl2। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे आयनों का स्थानांतरण होगा। तो जो हमारा SO4 होता है ना, SO4 ये वाला SO4, इसके ऊपर होते हैं 2 माइनस के चार्ज। ठीक है, SO4 के ऊपर क्या होते हैं, 2 माइनस के चार्ज होते हैं। तो एक यहाँ पे 2 सोडियम दिख रहा है, तो एक सोडियम के ऊपर क्या होता है, 1 प्लस का चार्ज। तो 2 सोडियम है तो एक सोडियम के ऊपर क्या हो जाएंगे, 1 प्लस के चार्ज हो जाएंगे। इसी तरह से एक क्लोरीन के ऊपर क्या होता है, हमारे पास 1 माइनस का चार्ज होता है। तो 2 क्लोरीन है तो 2 क्लोरीन मिलकर यहाँ पे कितने माइनस के चार्ज हो जाएंगे, 2 माइनस के चार्ज हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से Ba के ऊपर क्या होता है, 2 प्लस का चार्ज होता है। तो क्या करेंगे, इधर का माइनस वाला इधर के प्लस वाले के पास शिफ्ट कर देंगे। क्या करेंगे, इधर का जो माइनस वाला है इधर के प्लस वाले के पास क्या करेंगे, शिफ्ट कर देंगे। कह सकते हैं कि ये वाला उठकर इधर चला जाएगा और इधर का जो माइनस वाला है इधर के प्लस वाले के साथ शिफ्ट हो जाएगा। तो जब यहाँ पे 2 Na था तो हमने क्या किया, इधर 2 को इधर लिख दिया।
तो 2 Na है पहले से और 2 Cl और आ गया, तो क्या मिल जाएंगे, दो क्या बन जाएगा हमारा, 2 NaCl बन जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे Ba है, Ba के पास कितने प्लस के चार्ज हैं, 2 है, और इसके पास कितने माइनस वाला आ जाएगा, एक SO4 2 माइनस के साथ आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएंगे, BaSO4 बन जाएगा। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पर भी SO4 है, तो इसके ऊपर भी 2 माइनस के चार्ज होंगे। अब एक हाइड्रोजन के ऊपर होता है 1 प्लस का चार्ज, तो 2 हाइड्रोजन है तो दोनों को मिलाकर 2 प्लस का चार्ज हो जाएगा। इस तरह से हम समझ सकते हैं इसको, विस्थापन क्रिया को। अब यहाँ पे एक OH है, तो एक OH के ऊपर होता है 1 माइनस का चार्ज, और एक सोडियम है तो इसके ऊपर होता है 1 प्लस का चार्ज। तो अब इधर देख रहे हैं 2 माइनस के चार्ज वाले हैं, तो इधर जब इधर का माइनस वाला इधर के पास उठ के आता है तो दोनों का मतलब चार्ज बराबर होना चाहिए ना, यानी कि जब 2 माइनस इधर उठ के आ रहा है तो इधर भी 2 प्लस होने चाहिए। तो क्या कैसे कर दें, इधर हम 2 कर दें, तो अब क्या हो जाएगा, एक सोडियम के पास 1 प्लस का चार्ज होगा, तो 2 सोडियम के पास मिलके क्या होगी, 2 प्लस के चार्ज होंगे। तो इस तरह से 2 माइनस का चार्ज वाला है उठ के इधर आ सकते हैं। जब इधर उठ के आएंगे तो क्या बन जाएगा, Na2SO4 बन जाएगा, और यहाँ से क्या है, H है, यहाँ से OH है, तो OH क्या बन जाता है, वाटर बन जाता है। तो यहाँ से 2 मोल क्या बन जाएंगे, वाटर बन जाएंगे। इसी तरह से NO3 के ऊपर होता है 1 माइनस का चार्ज, Ag के ऊपर होता है 1 प्लस का चार्ज, Cl के ऊपर होता है 1 माइनस का चार्ज, Na के ऊपर होता है 1 प्लस का चार्ज। तो इधर का माइनस वाला इधर के प्लस वाले के साथ शिफ्ट हो जाएगा, और इधर का माइनस वाला इधर के प्लस वाले के साथ शिफ्ट हो जाएगा। तो जब इधर का माइनस वाला इधर के प्लस वाले के साथ शिफ्ट होगा तो क्या बनेगा, NaNO3 बनेगा, और ये AgCl बनेगा, जब इधर का माइनस वाला इधर के प्लस वाले के साथ शिफ्ट होगा तो। और नेमिंग में हमेशा प्लस वाले को पहले लिखते हैं और माइनस वाले को बाद में लिखते हैं, ठीक है। अब इसी तरह से देखें यहाँ पर भी सल्फेट आयन है, तो इसके ऊपर भी 2 माइनस का चार्ज होगा, क्या होगा, 2 माइनस के चार्ज होंगे। अब एक हाइड्रोजन के ऊपर 1 प्लस का चार्ज होगा, तो दूसरे हाइड्रोजन को मिला के 2 प्लस का चार्ज होगा ना। इसी तरह से यहाँ पे 2 माइनस का चार्ज होगा क्योंकि 2 Cl है, और इस पे के ऊपर क्या होता है, 2 प्लस का चार्ज होता है। तो यहाँ का माइनस वाला इधर के प्लस वाले के साथ, प्लस वाला क्या है, Ba है, और इधर का माइनस वाला इधर के प्लस वाले के साथ। तो जब ये, और हमें पता है कि प्लस वाले को पहले लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा, BaSO4 हो जाएगा। Ba को पहले लिखेंगे, SO4 को बाद में लिखेंगे, तो BaSO4 हो जाएगा। और यहाँ से क्या है, H है और Cl है, तो HCl दिख रहा है हमें, तो अभी कितने मोल, 2 मोल दिख रहा है, तो 2 क्या बन जाएंगे, HCl बन जाएंगे। और ये वाला प्रोडक्ट आप लोग अपने से लिख लेना, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अपक्रिया किसे कहते हैं। तो ऊष्मा के आधार पर अपक्रिया को 2 प्रकार से बांटा गया है। क्या, ऊष्मा के आधार पर अपक्रिया को 2 प्रकार से बांटा गया है। पहला हमारा होता है ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, और दूसरा क्या होता है, ऊष्माशोषी अपक्रिया। तो ऊष्माक्षेपी अपक्रिया किसे कहते हैं और ऊष्माशोषी अपक्रिया किसे कहते हैं, आइए उसे देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि ऊष्माक्षेपी अपक्रिया किसे कहते हैं। तो ऊष्माक्षेपी अपक्रिया वे अपक्रिया होती हैं, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया वे अपक्रिया होती हैं जिसमें अपक्रिया के दौरान क्या निकले, ऊष्मा निकले। अपक्रिया के दौरान क्या निकलेगी, ऊष्मा निकलेगी, उसे क्या कहेंगे हम, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहेंगे। देखें डेफिनेशन क्या कह रहा, वे रासायनिक अपक्रियाएं जिसमें अपक्रिया के दौरान ऊष्मा निकलती है उसे ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं, और प्राप्त ऊष्मा को उत्पाद के साथ धन चिन्ह के साथ लिखते हैं, ठीक है। मतलब क्या होगा, उस अपक्रिया होगी, अपक्रिया के साथ साथ क्या निकलेगी, कुछ न कुछ ऊष्मा निकलेगी, तो इस अपक्रिया को क्या कहेंगे हम, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहेंगे। और ऊष्माक्षेपी अपक्रिया से जो ऊष्मा निकली रहेगी बाहर, उसको उत्पाद के साथ क्या लिखेंगे, उत्पाद के साथ धन चिन्ह करके लिख देते हैं। तो देखें, जैसे ग्रेफाइट, कार्बन का ग्रेफाइट एक अप्रूफ होता है, कार्बन से मिलकर बना होता है। जब ग्रेफाइट को जलाते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ग्रेफाइट को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और 94 किलो कैलोरी क्या निकलती है, ऊष्मा निकलती है। तो ये हमारे एक क्या है, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया का उदाहरण है। क्यों, क्योंकि इसमें से क्या हो रहा है, ऊष्मा निकल रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, फूड लेते हैं तो हमारे पेट के अंदर जाके क्या होता है, पच जाता है वो। तो फूड पचने के बाद क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, और ग्लूकोज जब बनता है तो हम क्या करते हैं, सांस द्वारा क्या लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर करते हैं। तो जैसे ही ग्लूकोज ऑक्सीजन के कंटेक्ट में आता है क्या होता है, टूटने लगता है। ग्लूकोज ऑक्सीजन के कंटेक्ट में आने के बाद क्या होता है, टूटने लगता है, और ये टूट के बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, पानी बनाता है, और हमारे शरीर के अंदर क्या बनाता है, ऊर्जा बनाता है। तो ये भी क्या है, एक ऊष्माक्षेपी अपक्रिया का उदाहरण है, ठीक है। ग्लूकोज टूटेगा किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में, और और ऊर्जा में। तो ये इसे क्या कह सकते हैं कि ये भी एक ऊष्माक्षेपी अपक्रिया का उदाहरण है। उसके बाद बात आती है कि ऊष्माशोषी अपक्रिया किसे कहते हैं। तो देखें, जिस प्रकार से ऊष्माक्षेपी अपक्रिया में ऊष्मा निकल रहा था बाहर, तो उसे क्या कह रहे थे कि हम
उष्मा बाहर निकल रहा था, तो उसे हम कह रहे थे कि ये अपक्रिया जो है उष्मा क्षेपी अपक्रिया है। तो उसका उल्टा, एकदम उल्टा क्या होता है, उष्मा शोषी अपक्रिया होता है। उसमें उष्मा निकल रहा था और उष्मा क्षेपी शोषी अपक्रिया में क्या करेंगे, उष्मा शोषी अपक्रिया में बाहर से उष्मा देनी पड़ेगी। जैसे हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है, ये टूट के दे देता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन इसको क्या करना पड़ता है, गर्म करना पड़ता है, और गर्म करना ही तो हमारा बाहर से उष्मा देना हो गया। तो इसमें ऐसी अपक्रिया जिसमें हम क्या करें, अलग से उष्मा दें रिएक्शन कंप्लीट कराने के लिए, उसे क्या कहते हैं हम, उष्मा शोषी अपक्रिया कहेंगे। ठीक है, इसी तरह से बेरिलियम हाइड्रोक्साइड है, अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, बेरिलियम क्लोराइड बनाता है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो इसको भी ऊर्जा देनी पड़ती है। इसी तरह से नाइट्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है, और इस रिएक्शन को कंप्लीट कराने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, 45 किलो कैलोरी क्या करना पड़ता है, उष्मा देना पड़ता है। और इस अपक्रिया को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, और जितना उष्मा देना रहता है उसको क्या करेंगे, रिएक्टेंट के साथ क्या करेंगे, इधर लिख लेंगे 45 किलो कैलोरी। ये क्या बना गया, नाइट्रिक ऑक्साइड बना लेगा। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है कि ऑक्सीकरण एवं अपचयन अपक्रियाएं क्या होती हैं। क्या, ऑक्सीकरण एवं अपचयन अपक्रिया क्या होती है। ऑक्सीकरण अपक्रिया अलग अपक्रिया होती है और अपचयन अपक्रिया अलग अपक्रिया होती है। तो हम इसको भी क्या करेंगे, बारी बारी से देख लेंगे कि ऑक्सीकरण अपक्रिया किससे कहेंगे और अपचयन अपक्रिया किससे कहेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि ऑक्सीकरण अपक्रिया क्या होती है। तो देखें, कह रहा है वह प्रक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन में वृद्धि हो, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन में वृद्धि हो। ऑक्सीकरण उसे कहेंगे यदि आपके पास कोई पदार्थ है उसके साथ क्या लग जाए, ऑक्सीजन लग जाए, तो उसे क्या कहेंगे हम, ऑक्सीकरण कहेंगे। उसी तरह से यदि उस पदार्थ में से कह सकते हैं किसी पदार्थ में से हाइड्रोजन की कमी हो, या तो ऑक्सीजन की वृद्धि हो, या तो किसी पदार्थ में क्या हो, ऑक्सीजन की वृद्धि हो, या किसी पदार्थ में से क्या हो, हाइड्रोजन निकल जाए, तो भी उसे क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण ही कहेंगे। या तो ऑक्सीजन जुड़ेगा तो भी ऑक्सीकरण कहेंगे, या उसमें से हाइड्रोजन निकलेगा तो भी क्या कहेंगे, उसे हम ऑक्सीकरण ही कहेंगे। उसके बाद तीसरा कंडीशन क्या होता है कि किसी पदार्थ में ऋण विद्युतीय तत्वों की वृद्धि को भी ऑक्सीकरण कहते हैं। यदि कोई आपके पास पदार्थ है उसमें क्या जुड़ जाए, ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ जाए, उसे भी क्या कहेंगे, हम ऑक्सीकरण ही कहेंगे। इसी तरह से चौथा कंडीशन हमारे पास क्या होता है कि किसी पदार्थ में यहाँ पे क्या हो रहा था, ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ रहा था, इसका उल्टा एकदम यदि धन विद्युतीय तत्व निकलने लग जाए, किसी पदार्थ में से क्या हो, धन विद्युतीय तत्वों के अनुपात में कमी भी क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण कहलाती है। या तो ऋण विद्युतीय तत्व जुड़े किसी पदार्थ में, या तो किसी पदार्थ में से धन विद्युतीय तत्व निकले, तो उसे भी हम क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण कहेंगे। फिर एक कंडीशन हमारे पास कि वह प्रक्रिया जिसमें किसी परमाणु, अणु या आयनों में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। तो ऑक्सीकरण अपक्रिया समझने के लिए हमारे पास 4-5 कंडीशन है। पहला क्या है, या तो किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ जाए, या तो वहाँ से हाइड्रोजन निकल जाए। ऑक्सीजन जुड़े तो भी ऑक्सीकरण कहेंगे, या तो हाइड्रोजन निकले तो भी ऑक्सीकरण कहेंगे, या फिर किसी पदार्थ में ऋण विद्युतीय तत्वों की क्या हो, वृद्धि हो जाए। जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब क्या है, ऋण विद्युतीय तत्व हैं। तो ये क्या हो, किसी पदार्थ के साथ जाके जुड़ जाएं तो भी क्या कहेंगे, इसे हम ऑक्सीकरण कहेंगे। इसी तरह से किसी पदार्थ में से क्या हो, धन विद्युतीय तत्व निकल जाए तो इसे भी क्या कहेंगे, हम ऑक्सीकरण ही कहेंगे। और फिर एक नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या है कि वह प्रक्रिया जिसमें किसी परमाणु, अणु या आयनों में इलेक्ट्रॉन की कमी हो उसे क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण कहेंगे। यदि कोई तत्व है जो अपना इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, बाहर निकल रहा है, तो अब इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहा है तो उसके पास क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की कमी आएगी, तो इसको भी हम क्या कह सकते हैं, ऑक्सीकरण कह सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसकी एग्जाम्पल। तो देखें पहला एग्जाम्पल क्या हमारे पास, जैसे कार्बन है, हमने कार्बन को क्या किया, ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलाया तो क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना। तो ऑक्सीकरण कहने के लिए सबसे पहला कंडीशन हमारे पास क्या होता है कि किसी पदार्थ के साथ क्या हो, ऑक्सीजन जुड़ जाए। तो देखिए यहाँ पे कार्बन के पास कोई भी ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन जैसे हमने इसके ऑक्सीजन के संपर्क में जलाया तो क्या बन गया, ये कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। यानी कि कार्बन के साथ क्या हो गया, ऑक्सीजन ऐड हो गया। तो ऑक्सीजन का जुड़ना ही तो क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। इसी तरह से मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को हमने ऑक्सीजन की उपस्थिति में बर्न करा तो क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। यहाँ पर भी देख रहे हैं कि मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम के पास कोई भी
ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन जैसे इसको हमने क्या किया, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया तो क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। यानी कि कह सकते हैं किसके पास, मैग्नीशियम के पास क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया। और ऑक्सीजन का जुड़ना ही तो क्या कहलाता है, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना ही तो क्या कहलाता है कि हमारा ऑक्सीकरण हो रहा है। इसी तरह से क्या होता है कि हाइड्रोजन का निकलना भी क्या कहलाता है, जिस तरह से ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है, उसी तरह से हाइड्रोजन का निकलना भी क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास H2S है और हम इसका रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, ब्रोमीन के साथ करा रहे हैं। तो यहाँ से 2 Br, यहाँ से 2 हाइड्रोजन मिलके क्या बना ले रहे हैं, 2HBr बना ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पे सल्फर क्या हो जा रहा है, अकेला हो जा रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या था, सल्फर के पास हाइड्रोजन भी तो था। अब यहाँ क्या हो जा रहा है, हाइड्रोजन निकल जा रहा है। तो हाइड्रोजन निकल रहा है तो हाइड्रोजन का निकलना क्या होता है, हमारा ऑक्सीकरण होता है। इसी तरह से यहाँ पे SnCl2 है, ये Cl2 के साथ रिएक्शन करके क्या बना रहा है, SnCl4 बना रहा है। तो यहाँ पे देखें 2 बार Cl था, क्या दो Cl थे और यहाँ पे 2 Cl और ऐड हो गए यहाँ पे, यानी कि ऋण विद्युतीय तत्वों की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। यहाँ पे 2 ऋण विद्युतीय थे, मतलब 2 क्लोरीन थे, अब यहाँ पे क्या हो गया, 4 क्लोरीन हो गया है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि ऋण विद्युतीय तत्वों की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। और ऋण विद्युतीय तत्वों की वृद्धि ही क्या कहलाती है, हमारी ऑक्सीकरण कहलाती है। इसी तरह से देखें सोडियम है, इसका कन्फिगरेशन होता है 281 होता है, लेकिन ये क्या करता है, स्टेबल होने के लिए अपना लास्ट का 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देता है। जब 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी ना। पहले इसके पास कितने थे, 281 थे, अब क्या हुआ, निकाल दिया तो 2 बचे, 8 बचे, 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। और इलेक्ट्रॉन की कमी ही क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण कहलाती है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि किसी पदार्थ में या तो ऑक्सीजन की वृद्धि हो, या हाइड्रोजन निकले, या ऋण विद्युतीय तत्व जुड़े, या धन विद्युतीय तत्व बाहर निकले, या फिर क्या हो, किसी पदार्थ, किसी परमाणु अणु या आयनों में से क्या हो, इलेक्ट्रॉन की कमी हो, तो उसे क्या कहेंगे, हम ऑक्सीकरण कहेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि अपचयन किसे कहते हैं। अपचयन यानी कि रिडक्शन रिएक्शन। जिस तरह से क्या हो रहा था कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या हो रहा था, ऑक्सीजन जुड़ रहा था, हाइड्रोजन निकल रहा था, तो उसका उल्टा ही एकदम क्या है, अपचयन अभिक्रिया है। ठीक है, तो देखें क्या कह रहा है, वह प्रक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का संयोग होगा, यानी कि कह सकते हैं किसी पदार्थ में यदि हाइड्रोजन जुड़ेगा तो उसे क्या कहेंगे, हम अपचयन कहेंगे। या फिर किसी पदार्थ से ऑक्सीजन की कमी हो, या तो हाइड्रोजन जुड़ जाए किसी पदार्थ में तो भी उसे क्या कहेंगे, हम अपचयन कहेंगे। या तो उस पदार्थ में से क्या हो, ऑक्सीजन निकल जाए तो भी उसे क्या कहेंगे, हम ऑक्सीजन निकल जाए तो भी उसे हम क्या कहेंगे, अपचयन कहेंगे। इसी तरह से किसी पदार्थ में धन विद्युतीय तत्वों का संयोग हो, जिस तरह से ऑक्सीकरण में क्या हो रहा था, ऋण विद्युतीय तत्वों का संयोग हो रहा था, उसी तरह से अपचयन में क्या होता है, धन विद्युतीय तत्वों का क्या होता है, संयोग होता है। फिर चौथा क्या हमारा, किसी पदार्थ से ऋण विद्युतीय तत्वों की कमी हो, या तो धन विद्युतीय तत्वों का क्या हो, योग हो, या तो ऋण विद्युतीय तत्वों का क्या हो, निकलना हो। ये दोनों कंडीशन क्या कहलाएंगे, अपचयन कहलाएंगे। या फिर नेक्स्ट क्या है हमारे पास, वह प्रक्रिया जिसमें परमाणु अणु या आयनों में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो, उसे हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, कि क्या क्या कंडीशन है अपचयन अभिक्रिया कहने के लिए। पहला कि किसी पदार्थ में क्या हो, हाइड्रोजन जुड़ जाए, या तो ऑक्सीजन निकल जाए, या तो क्या हो उसके साथ धन विद्युतीय तत्व जुड़ जाएं, या तो ऋण विद्युतीय तत्व निकल जाएं, या फिर क्या हो, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले। कोई भी परमाणु हो, अणु हो या आयन हो, वो क्या करे, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ले। इनमें से यदि कोई भी हो रहा है तो उसे हम क्या कह सकते हैं, इन पांचों कंडीशन में से कोई भी हो रहा है तो उसे हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे अपचयन अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, अब देखें जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या था, यहाँ पर हमारे पास क्या था, जिंक ऑक्साइड था। ये क्या किया, कार्बन के साथ रिएक्शन करके क्या बना लिया, कार्बन के साथ रिएक्शन किया तो ये ऑक्सीजन किसके साथ शिफ्ट हो गया, कार्बन के साथ शिफ्ट हो गया। कार्बन के साथ शिफ्ट होने के साथ कार्बन के बाद शिफ्ट होने के बाद ये क्या बन गया, कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया और जिंक बाहर निकल गया। यानी कि कह सकते हैं यहाँ पे जिंक के पास क्या था, जिंक के पास ऑक्सीजन था और ऑक्सीजन यहाँ पे क्या हुआ, निकल गया। ऑक्सीजन निकला है, यहाँ से यहाँ तक जो ऑक्सीजन निकला है उसे हम क्या कहेंगे, जिंक के पास से ऑक्सीजन निकला है तो यहाँ से यहाँ तक जो प्रोसेस हो रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक जो प्रोसेस हो रहा है उसे हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। क्यों, क्योंकि जिंक के पास से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है।
ऑक्सीजन का निकलना ही तो क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। इसी तरह से यदि कोई पदार्थ है या कोई अणु है या कोई कह सकते हैं कोई अणु है या परमाणु है या कोई आयन है, वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ले, जैसे ये सोडियम आयन है, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बना लेता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है। तो जो भी जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसके पास उतना ही माइनस के चार्ज आते हैं। तो क्या है, एक इसके पास प्लस के चार्ज पहले से हैं, तो ये जब ग्रहण करेगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, इसका 2 8 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, क्या किया है इसने, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है, तो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना ही क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। इसी तरह से क्या है, FeCl3 है, H2S है, ये भी जो रिएक्शन है हमारा अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, उसके बाद बात आती है कि आक्सीकारक एवं अपचायक किसे कहते हैं। आक्सीकारक एवं अपचायक, देखें आक्सीकरण एवं अपचयन अलग है, ये आक्सीकारक एवं अपचायक अलग है, लेकिन उसी से रिलेटेड है। देखें आक्सीकारक क्या होता है, आक्सीकारक हम उसे कह सकते हैं जो आक्सीकरण के लिए क्या करे, ऑक्सीजन दे। आक्सीकारक हम उसे कह सकते हैं जो ऑक्सीकरण के लिए क्या करे, ऑक्सीजन को दे। तो ऑक्सीजन को कौन कौन देते हैं, वो होता है हमारा ऑक्सीजन होता है, ओजोन होता है, KMnO4 होता है, K2Cr2O7 होता है, और भी अधिक होते हैं जो क्या करते हैं, ऑक्सीकरण कराते हैं। तो जो ऑक्सीकरण कराते हैं ना, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक कहते हैं। जो ऑक्सीकरण कराते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक कहते हैं। और ऑक्सीकारक क्या करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, किसके लिए, ऑक्सीकरण कराने के लिए। ठीक है, उसके बाद बात आती है कि अपचायक या अवकारक। ठीक है, अपचायक भी सेम है, अवकारक, अपचायक को ही अवकारक कहते हैं, जैसे इंग्लिश में कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, जो क्या करें, अपचयन के लिए क्या करें, हाइड्रोजन दे। तो कौन कौन से होते हैं, मेटल का जो फर्स्ट ए ग्रुप होता है और सेकेंड ए ग्रुप होता है, ऐसे भी क्या करते हैं, अपचायक के काम करते हैं। ठीक है, और कार्बन, सल्फर, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सभी के सभी। ठीक है, उसके बाद बात आती है कि रिडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो रिडॉक्स अभिक्रिया हम उसे कहते हैं जिसमें क्या हो, ऑक्सीकरण एवं अपचयन। रिडॉक्स अभिक्रिया हम उसे कहेंगे जिसमें साथ एक ही साथ क्या हो, ऑक्सीकरण भी हो और अपचयन भी हो, उसे क्या कहेंगे, हम रिडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। तो देखें डिफिनेशन क्या कह रहा है, जब किसी अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीकरण एवं अपचयन, क्या कह रहा है, जब किसी अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीकरण एवं अपचयन की क्रिया एक साथ होती है उसे रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, रिडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक ही साथ क्या हो, ऑक्सीकरण भी हो और अपचयन भी, तो उसे क्या कहेंगे, हम रिडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है, और ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, तो रिडॉक्स, तो अपचयन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक देखें, जैसे जिंक ऑक्साइड है, तो जिंक के पास से ऑक्सीजन निकल गया है, तो ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, जिंक के पास से ऑक्सीजन निकला है तो ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। अब देखें कार्बन के पास कोई ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया है कार्बन के पास, तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण, और ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। अब इसी तरह से देखेंगे तो अब देखें यहाँ पे क्या है, SnCl2 है। अब इसके साथ रिएक्ट करके यहाँ पे क्या बना ले रहा है, SnCl4 बना ले रहा है, यानी कि इसके साथ Sn के साथ क्या हुआ है, ऋण विद्युतीय तत्वों का योग हुआ है। इसके साथ क्या हुए हैं, अधिक क्लोरीन आके जुड़े हैं। ठीक है, और इसके पास पहले से कितने क्लोरीन थे, 4 क्लोरीन थे, दो यहाँ से और 2 का मल्टीपल कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं 2 हो गया है, यानी कि कह सकते हैं यहाँ से यहाँ तक जो हुआ है, ऋण विद्युतीय तत्व क्या हुए हैं, निकले हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का जो प्रोसेस है हमारा, इसे क्या कह सकते हैं, ऋण विद्युतीय तत्वों का निकलना क्या होता है, हमारा अपचयन होता है। ऋण विद्युतीय तत्वों का निकलना क्या होता है, हमारा अपचयन होता है, अपचयन। ठीक है, उसी तरह से ऋण विद्युतीय तत्वों का जुड़ना, यानी कि इसमें क्या हो रहा है, ऋण विद्युतीय तत्व अलग से जुड़ रहे हैं ना, तो क्या होंगे, इसे क्या कहलाएंगे, ऑक्सीकरण। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक का जो प्रोसेस है, तो कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड किस में बदल जा रहा है, कॉपर में बदल जा रहा है, यानी कि ऑक्सीजन निकल रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है। तो ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीजन का निकलना हमारा अपचयन कहलाता है।
लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन के पास कोई भी ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन इसके पास अभी ऑक्सीजन आ गए हैं, तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक है। अब इसके बाद बात आती है कि संक्षारण किसे कहते हैं। संक्षारण किसे कहते हैं? तो आप लोग देखते होंगे आपके पास यदि कोई मेटल है, वो काफ़ी दिन यदि बाहर रह जाए, क्या कोई आपके पास कोई धातु है, वो क्या हो जाए? देखें डिफिनेशन क्या कह रहा है, सीधे देखें। वह प्रक्रिया जिसमें हवा, जल एवं नमी के संपर्क में आने से धातु की सतह धीरे धीरे नष्ट होने लगता है, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। कह रहा है कि यदि कोई आपके पास धातु है, जैसे लोहा हो गया, लोहा क्या होता है? एक धातु होता है। जब इसको हम बाहर रख देते हैं तो इस पर धूप लगता है, नमी पड़ती है, बारिश होती है, तो क्या होता है? धीरे धीरे इस पर जंग लग के क्या होने लगता है? ये नष्ट होने लगता है। जो लोहे का सरफेस है, धीरे धीरे जंग होने के नाते क्या होने लगता है? नष्ट होने लगता है। और लोहे के सरफेस मतलब इस लोहा नहीं प्रॉपर कह सकते हैं। अब देखें संक्षारण किसे कहते हैं। तो देखें संक्षारण क्या कह रहा? वह प्रक्रिया जिसमें हवा, जल एवं नमी के संपर्क में आने से धातु की सतह धीरे धीरे नष्ट होने लगता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। क्या? एक बार फिर से देखें। वह प्रक्रिया जिसमें हवा, जल एवं नमी के संपर्क में आने से धातु की सतह धीरे धीरे नष्ट होने लगती है, उसे क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। जैसे एक उदाहरण लेके इसे समझते हैं। जैसे आपके पास कोई लोहे का टुकड़ा है, उसे आप क्या करो? बाहर रख दो, तो आप देखते हो कि धीरे धीरे क्या होने लगता है? उस पर जंग लगने लग जाता है, और जंग लगने के कारण क्या होने लगता है? उसका सरफेस धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। तो इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। और संक्षारण से बचाव के लिए क्या कर सकते हैं? तो संक्षारण से बचाव के लिए निम्न विधियाँ हैं। पहला क्या है? धातु की सतह को पेंट करते हैं। जब पेंट कर देंगे तो उस पर क्या होगा? जंग नहीं लगेगा, तो उसका जो सरफेस है वो नष्ट नहीं होगा। इसी तरह से धातु की सतह को क्या कर सकते हैं? ग्रीस कर सकते हैं। और जस्तीकरण करके भी क्या कर सकते हैं? हम धातुओं को संक्षारण से बचाव कर सकते हैं।